भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड कक्षा 12 के अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के पहले भाग में हमने पढ़ा आवेश किसे कहते हैं, आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेशों का संरक्षण, कूलाम का नियम, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, एक बिंदु आवेश अगर हमको पता है, एक प्लस चार्ज अगर पता है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। लेकिन मिलता कैसे है, तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर रखा है और ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। K क्या है, परावैद्युतांक है। तो मान लिया कि प्लस Q कूलाम का एक बिंदु आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, और कहाँ रखा है, बिंदु O पर रखा है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। बिंदु O से R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, जहां पर एक प्लस Q0 कूलाम का क्या है, एकांक परीक्षण धनावेश रखा है, एकांक परीक्षण धनावेश रखा है। अब बात आती है कि एकांक परीक्षण धनावेश क्या होता है। तो ऐसा परीक्षण आवेश जिसका परिमाण क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, एकांक परीक्षण धनावेश। तो क्या माना गया कि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का एक बिंदु आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक, जहां प्लस Q0 कूलाम का एकांक परीक्षण धनावेश है, ठीक। यहीं पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके कारण यहाँ पर एक बल लगेगा, ठीक, और इस बल का परिणाम हमको कैसे मिलेगा, कूलाम के नियम से। तो प्लस Q के कारण प्लस Q0 पर लगने वाला बल यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q0/r²। और इसको हम लिख लेते हैं K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए E बराबर, F का मान आपको इतना पता है, आप रख दीजिए। तो 1/4πε0 Q0/r² और अपान Q0। तो Q0 से Q0 क्या होगा, कट जाएगा। तो E बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 1/4πε0 K और इंटू Q/r², न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। अब न्यूटन प्रति कूलाम कहाँ से आया है, तो देखिए बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। निर्वात अथवा वायु के लिए जो परावैद्युत माध्यम होता है K, उसका मान होता है 1, ठीक। तो E बराबर आपको मिल जाएगा 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम।
ये हमारा एक निगमन हो गया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक, तो अगर बिंदु आवेश यानी एक चार्ज रहेगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अगर दो चार्ज प्रयोग कर लिए तो क्या हो जाएगा, E बराबर, अगर दो चार्ज अगर मान लिए तो हमको मिल जाएगा क्या, कूलाम का नियम। एक चार्ज रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसमें भी वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन हो रहा है। अगर दूरी को आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि ये व्युत्क्रम नियम पर आधारित है। तो आर का मान अगर आप कितना कर दें, 2 गुना कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। ई बराबर क्या होगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा। 3 गुना कर देंगे तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9। तो ई बराबर हो जाएगा कितना, 1/9। मान दूरी को बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में क्या होगी, कमी होगी। अगर इसको कम करेंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अब हम अगला हेडिंग अपना देखते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर दो निगमन आते हैं अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो हम देखते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। ठीक, जिनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय जो दो बराबर व विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है। ठीक, अब ये देखिए एक निकाय हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये है -Q और ये क्या है, +Q। ये एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L। ठीक, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय हो गया। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय जो दो बराबर, तो Q और Q क्या है, दोनों बराबर ही हैं, लेकिन विपरीत चार्ज है, एक प्लस है तो एक क्या है, माइनस है, और उनके बीच की जो दूरी है ये क्या है, अल्प दूरी। तो क्वेश्चन में अगर कुछ दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो वो क्या है, 2L बराबर दिया रहेगा। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो गणितीय रूप होता है, मैथमेटिकल फॉर्म होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, कहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव निकाय में स्थित, वैद्युत द्विध्रुव निकाय में स्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, फिर से हम बना लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय। एक हो गया -Q और ये हो गया +Q, और इसमें इसका हम डायरेक्शन यहाँ दर्शा देते हैं P क्लिक करके। ठीक, और उनके बीच की दूरी क्या हो गई, 2L। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, तो Q गुणे 2L। -Q रखें चाहे +Q रखें एक ही बात है, माइनस नहीं रखना है हमको, क्या रखना है, चिन्ह नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और सदिशों में डायरेक्शन देखा जाता है।
तो P बराबर हो जाएगा Q गुणे 2L। तो P बराबर कितना आ गया, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। ये इतना हो जाएगा कूलाम मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय में स्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो P बराबर क्या हो जाता है, Q गुणे 2L। अब देखिए नोट में कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जब सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी होगी कुछ ना कुछ। और इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा माइनस सिरे से, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। देखिए माइनस से प्लस की ओर है। इसकी बीमा होती है क्या, इसकी बीमा LTA होती है। और हम यहाँ पर जान लेते हैं कुछ वैद्युत द्विध्रुव यौगिकों के बारे में। तो कुछ वैद्युत द्विध्रुव यौगिक हैं, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, NH4 हो गया, NH4OH और NH4Cl, H2O। ठीक, ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव यौगिक हैं। जिसमें बराबर व विपरीत आवेश मिले वो क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव यौगिक हो जाएगा। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं हमने जान लिया, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं वो भी जान लिया। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक निकाय होता है जो दो बराबर व विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर के बना होता है, जिनके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय में स्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर हो जाता है Q गुणे 2L। Q यानी कि मात्रक कूलाम और L यानी कि मीटर, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है, वेक्टर है तो सदिश राशि है, और इसकी दिशा होगी ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। और बीमा इसकी हो जाती है LTA। और वैद्युत द्विध्रुव यौगिकों की बात करें तो HCl हो गया, HBr हो गया, NH4OH हो गया, NH4Cl हो गया, H2O हो गया। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर ही दो निगमन आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में मिलती है। पहली स्थिति क्या होती है, अक्षीय स्थिति। पहली स्थिति क्या होती है, अक्षीय स्थिति, और दूसरी स्थिति होती है निरक्षीय स्थिति। तो अब हमारी हेडिंग क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है वो दो स्थितियों में मिलती है। नंबर एक स्थिति क्या हो गई, अक्षीय स्थिति, और नंबर दूसरी स्थिति क्या हो जाती है, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति। तो हम देखते हैं पहली स्थिति अक्षीय स्थिति। तो हमारा नंबर एक क्या है,
कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, मान लिया गया कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो -q और +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है। और यह जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इनके बीच L दूरी क्या है? 2L है। ठीक, क्या माना गया कि एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो -q और +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच L दूरी क्या है? 2L है। यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। किसी भी चीज का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? किसी न किसी माध्यम पर करते हैं। जैसे माध्यम का मतलब हो गया जो चीजें हम पढ़ रहे हैं बोर्ड पर, तो बोर्ड भी क्या है? माध्यम है। ठीक, तो किसी न किसी माध्यम में रखा गया है जिसके बीच L दूरी क्या है? 2L। तो मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है P। यहां पर हमको जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। E बराबर क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी निगमन हुआ उसका, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिला है। यानी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दो प्रकार के आवेश हैं, एक माइनस और एक प्लस। तो इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं मिलेंगी। एक प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत बल रेखाओं का गुण है, जो प्लस सिरे से बाहर की ओर और माइनस सिरे से अंदर की ओर। तो माइनस यहाँ पर है और प्लस यहाँ पर, तो इसके कारण एक बाहर की ओर और इसके कारण एक अंदर की ओर। और अगर दोनों को देखें तो एक जो है राइट साइड में जा रहा है एरो, और एक जो है लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? विपरीत हो गया। अच्छा, तो ये दूरी कितना हो जाएगी? L। B से इस P की अगर दूरी आप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? R माइनस L। क्यों? क्योंकि इसमें दूरी की भी तो जरूरत पड़ती है। अब यहां से यहां तक की जब दूरी आप देखेंगे तो R प्लस L, ये इतना भाग क्या है? L है। तो R प्लस क्या हो जाएगा? L। अब देखिए, इसी फार्मूले से हमको E1 और E2 मिलेगा। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 K और Q बटे दूरी क्या है? प्लस Q से P की R माइनस L, तो रख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E2 1/4πε0 K और इंटू Q बटे, तो माइनस Q है तो ये नहीं कि यहाँ पर माइनस रखेंगे। क्यों नहीं माइनस रखेंगे? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और उसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो उसमें बीजगणित के अनुसार उसको नहीं जोड़ते हुए घटाते हैं। बीजगणित के अनुसार किसको जोड़ते घटाते हैं? अदिशों को। तो यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा क्या है? R प्लस L। तो R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए,
बिंदु P पर हमको क्या करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन हमको रिजल्टेंट ज्ञात करना है, परिणामी ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 और प्लस E2 अगर देखें तो रखेंगे, लेकिन E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। क्यों? अब देखिए E1 का मान क्या है, यहाँ पर E2 से अधिक है। मान लिया गया कि E1 का मान क्या है, E2 से अधिक है, तो E1 में से E2 को घटा दिए। ठीक, यहाँ घटाया क्यों गया, यहाँ जोड़ना ही चाहिए, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएंगे, विपरीत। एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस और माइनस का E2 लिख लेते हैं। तो E बराबर जब आप E1 का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जो कि दोनों में है, तो इसको हम कॉमन लिख लेते हैं। और यहाँ बचेगा Q बटे क्या, R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस Q बटे क्या, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q को भी बाहर ही कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और प्लस 2RL। और जब इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो अंदर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो E बराबर क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अंदर क्या होगा, 2RL कितना हो जाएगा, 4RL, और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का 2 है। अब देखिए यहाँ पर निर्वात अथवा वायु के लिए, तो अभी एक बार और इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के किसके कारण ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P होता है। तो Q गुणे यहाँ 2L हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2R। ठीक, और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। देखिए Q गुणे 2L, तभी तो P होगा। P बराबर क्या होगा, Q गुणे 2L, और ये 2R अभी भी कितना है, 4RL ही है, बस इसको जो है इस रूप में लिख दिया गया है। अब देखिए निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर क्या होता है, 1, और P बराबर तो आपको पता है Q गुणे 2L, और यदि R का मान क्या हो, L से बहुत ज्यादा हो, तो L वहां पर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो इसमें L हटा देंगे तो E बराबर क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K बराबर 1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P गुणे ये 2R, और ये R का 2 स्क्वायर है, तो R पर कितना हो जाएगा, 4, एक R से एक R क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे क्या, R3, और निगमन हो गया इसका न्यूटन प्रति कूलम मात्रक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये तो था एक्सियल पोजीशन में, अक्षीय स्थिति में। अब देखना क्या है निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखते हैं उसको। निरक्षीय स्थिति,
निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो -q और +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो क्या है, 2l। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है और इसी बिंदु P पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये मान लीजिए थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है और ये दूरी आपका कितना है, r है। ये दूरी कितना है, r है और ये दूरी क्या है, l है और ये भी क्या है, l है। तो अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये क्या मिल जाएगा, करड़ी में r² प्लस l² और ये भी मिल जाएगा करड़ी में r² प्लस l²। और ये जो पॉइंट P है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है दो घटकों में वियोजित हो जाएगी। एक होगा इसके ऊर्ध्वाधर घटक ये E1 साइन थीटा और यहाँ E2 साइन थीटा और फिर एक इसके क्षैतिज घटक या इसके अनुदिश घटक मिल जाएगा क्या, E1 cos थीटा और यहाँ हो जाएगा E2 cos थीटा। तो यहाँ पर हमको मिलेगी क्या, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब देखिए जो दूरी है PA और PB वो क्या है, बराबर है और कितना है, करड़ी में r² प्लस l²। cos थीटा का अगर मान अगर हम निकालें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। आधार है l और कोण क्या है, करड़ी में r² प्लस l²। अब प्लस q आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात कर रहे हैं तो दो घटकों में वियोजित हो जा रही है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये लंबवत घटक हैं जो बराबर हैं और विपरीत हैं। तो E1 साइन थीटा से E2 साइन थीटा क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। लेकिन ये जो समांतर घटक हैं और एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। अब देखिए E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा बराबर व विपरीत होने के कारण, बराबर व विपरीत होने के कारण क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। बराबर व विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो फिर क्या मिल जाएगा हमको, E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। ठीक, तो देखिए E1 का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान r²। r बराबर कितना है, करड़ी में r² प्लस l² का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा और cos थीटा का मान है l बटे करड़ी में r² प्लस l² प्लस E2 का भी मान क्या होगा, वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे करड़ी में r² प्लस l² का क्या होल स्क्वायर इंटू l बटे करड़ी में r² प्लस l²। ठीक, अब देखते हैं इधर, तो ये जितना है उतना क्या है, ये भी है, तो दोनों अगर जुड़ेंगे तो दो हो जाएंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एक और एक कितना हो जाएगा, दो। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ Q गुणे 2l। और देखिए
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, और इसमें करड़ी का मतलब क्या होता है 1/2। 1/2 में जब एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर कितना 3/2। अब निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान क्या होता है 1 होता है, और P बराबर आपको पता ही है Q गुणे 2L, और यदि R का मान क्या हो L की अपेक्षा बहुत अधिक हो तो L क्या हो जाएगा नगण्य होगा। ठीक, तो हमको मिल जाएगा क्या E बराबर 1/4πε0, यहाँ हो जाएगा P, और देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा तो R पर कितना घात हो जाएगा 3 घात न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विद्युत आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से पार्ट 2 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक और अगले पार्ट में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें और चिरकुटाई करते रहें।